वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि जो हम लोग का बिहार एससीईआरटी बुक का समरी का सीरीज चल रहा था, उसमें ये क्लास 7 का बिहार एससीईआरटी का साइंस का क्लास 7 का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 3 ये मेरे होने वाला है। साइंस का ये लास्ट पार्ट होने वाला है। लास्ट वीडियो तक में मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आपको सारा समरी करा दिया था क्लास 7 का। ठीक है, तो ये मेरा जो है लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर कि आपने क्लास 5, 6 और 7 का जो लास्ट 2 पार्ट है, अगर कि आपने उसके समरी नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर जल्दी से जल्दी देख ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जो हम लोग का टीआरई एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि इसमें बीपीएससी ने डायरेक्ट आपको बोल रखा है कि मैं जो सवाल पूछूंगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक जो उसका समरी का बुक है, यानी कि उस बिहार एससीईआरटी का बुक है, उससे सवाल पूछेगा। तो इसी के लिए हमने आपसे बोला था कि टोटल 5 से लेकर 10 तक जितना भी समरी होगा, यानी कि जितना ही बुक है बिहार एससीईआरटी का, सारा का समरी करा दूंगा। तो बहुत ही जल्दी हम लोग का साइंस का पूरा समरी खत्म होने वाला है। अब केवल 8, 9, 10 3 बचा हुआ है। तो पहले हम 8 तक सारा बुक कंप्लीट कराएंगे। जैसे कि 8 क्लास तक एक साइंस बचा है, साइंस कराने के बाद आर्ट्स का भी 8 तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 9 और 10 दोनों को मैं साथ में लेकर साइंस और आर्ट्स कंप्लीट करा दूंगा। आशा करता हूं इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले अगले अपडेट के लिए। तथा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ये वैल्यूएबल कंटेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही चैप्टर 12 में जाइएगा कक्षा 7 का, तो उसमें एक चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। इसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम के दृष्टि से मैं वो केवल बताऊंगा। ठीक, जो लिटमस होता है जिससे अम्ल क्षार लवण का पता चलता है, वह लाइकेन नामक फफूंदे और शैवाल के कॉलोनी के एक्सट्रेट से बनाया जाता है। यानी कि डायरेक्ट सवाल पूछता है कि लाइकेन लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये आपका सवाल आता है। ठीक, नेक्स्ट तरफ चलते हैं तो कुछ वहाँ पे फैक्ट मेरा दिया गया है। जो एसिटिक अम्ल है दोस्त, वो हमारा सिरका में पाया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल है वो मेरा चींटी का डंक में पाया जाता है। तथा जो साइट्रिक अम्ल है वो नींबू में और संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो मेरा पालक वगैरह में पाया जाता है। ठीक, और जो एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्त, वो आंवला में पाया जाता है, जिसे विटामिन सी भी बोलते हैं। तथा जो टार्ट्रिक अम्ल है, यानी कि वो इमली में, अंगूर में और कच्चा आम में पाया जाता है। ये मेरा फैक्ट सवाल है। इसमें से डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, और इसी में से 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, यानी कि जो ये मेरा सीरीज है ख़त्म होगा, सारा का आप लोग बिल्कुल टेंशन न ले। मैं आपसे गारंटी बोलता हूँ ना कि जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होगा 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैं उठाया और आपको दे दिया। एकदम जो क्वालिटी कंटेंट होगा मैं सारा का सारा एमसीक्यूज करा दूंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एमसीक्यूज कराइए, खाली एमसीक्यूज से नहीं होगा बाबू। आप एक बात समझ लो, ये बीपीएससी है, ये कोई ग्रुप डी के एग्ज़ाम नहीं है कि आप अगर के पढ़ के चले जाएँ कि ये चीज़ का फैक्ट क्या होता है और डायरेक्ट वही आ जाए। ऐसा नहीं है, आपको हर एक फैक्ट को समझना होगा कि आपके कौन से चैप्टर में क्या चीज़ दिया गया है। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ गए। नेक्स्ट है मेरा, उसी में जो अम्ल क्षार लवण में ही जो दिया है, दांतों का क्षय अम्ल के कारण होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार और देख लीजिए। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तथा जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा क्षार जो होता है वो कड़वा होता है, तथा उसको स्पर्श करने पर साबुन जैसा फील आता है हमको। ठीक है, तो उस चैप्टर में इतना ही मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आइएगा, नेक्स्ट चैप्टर मेरा आता है चैप्टर 13, मिट्टी आता है। ठीक, तो मिट्टी का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम देखते हैं। यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। जैसे कि आप जब मिट्टी उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ बड़े बड़े कण होते हैं और कुछ में दोनों मिक्सअप होते हैं। तो जो बड़े बड़े कण होते हैं जिस मिट्टी में, उसको हम बलुई मिट्टी बोलते हैं। तथा जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं उसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं। तथा जिसमें बड़े और छोटे दोनों का अनुपात लगभग समान होता है उसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट तरफ जो मेरा है
यहाँ पे देखिएगा तो पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी है, क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता अच्छा होता है, अधिक नहीं होता है, ये मत याद रखिएगा, अच्छा होता है। इससे खिलौना, बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो ये दोमट मिट्टी के बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है सवाल। ठीक, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट की तरफ, फैक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, चिकनी मिट्टी और जो दोमट मिट्टी होता है इसमें गेहूँ, मक्का, धान और चना फसल उगाए जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट सवाल मिलते हैं कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी पर्याप्त होती है, अच्छा होती है, तो वो चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी होगा। और जो दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी होती है उसमें मसूर, अरहर, आलू इत्यादि का खेती होता है, यानी कि जो दाल का फसल होता है उसके लिए दोमट और बलुई मिट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक, और उसमें एक परिभाषा दिया गया है, अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन है वही पवन, पानी अथवा बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाती है। यानी कि किसी भी पानी द्वारा, बर्फ द्वारा, आंधी तूफान द्वारा जो मिट्टी का ऊपरी सतह है उसको कटना, अपने जगह से हटना अपर्दन कहलाता है। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ गए। उसके बाद है यहाँ पे चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ये VVI है, ये समझ लीजिए, बहुत सवाल पूछता है कि कौन से मिट्टी में जल धारण की सबसे क्षमता अधिक होती है, तो है चिकनी मिट्टी। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में अगर आप जाइएगा तो नेक्स्ट चैप्टर आता है पौधों में संवहन। ठीक, तो उसमें क्या दिया गया है, जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने का कार्य जो होता है जाइलम का होता है। इसमें टोटल पौधा के बारे में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो वाष्पोत्सर्जन वगैरह लास्ट क्लास में हम बता दिए थे, इसलिए इसमें हम उतना नहीं बताएंगे। ठीक, तो इसमें जो दिया गया है वही जो जल का और खनिज पदार्थों का होता है पत्तियों तक ले जाने का कार्य वो जाइलम करता है, तथा जो भोजन ले जाता है उसका काम जो करता है वो फ्लोएम करता है। ये दोनों बहुत सवाल पूछता है, याद रखिएगा। पौधों में जल ले जाने का काम जाइलम तथा खाना ले जाने का काम फ्लोएम करता है। ठीक, यहाँ पे एक और पॉइंट है, वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक, वाष्पोत्सर्जन की दर, जैसे कि पत्ती से जो पानी निकलते हैं उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो होता है दिन में अधिक होता है, क्योंकि सूर्य के ताप डायरेक्ट लगता है तो इसीलिए अधिक होगा। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो मेरा वाष्पोत्सर्जन लाजमी सी बात है अधिक बढ़ेगा। अगर कि हवा भी तेज होगा तो फिर भी ज़्यादा होगा। अगर कि आर्द्रता होगा, यानी कि वायुमंडल में थोड़ा नमी टाइप का होगा, तो उस समय उसमें से भाप थोड़ी निकलेगा, उसमें से जो पानी थोड़ी निकलेगा, तो यानी वो वाष्पोत्सर्जन जो दर होगा वो मेरा कम हो जाएगा। कहाँ पे, आर्द्रता में। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग आइएगा, नेक्स्ट चैप्टर में है जीवों में श्वसन। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ जो हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, उसको देखते हैं। ऑक्सीजन जो अंदर हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं अंतः श्वसन, याद रखिएगा। और जैसे ही जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं उच्च श्वसन, यानी कि एक्सहेलेशन। ठीक, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन यानी कि जब अंदर सांस लेते हैं, और एक्सहेलेशन जब बाहर हम छोड़ते हैं। जब बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद एक मस्त यहाँ पे ये सवाल दिया गया, ये हमेशा याद रखिएगा, पूछता है सवाल, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, क्या है। तो ये एंजाइम एक प्रोटीन है, याद रखिएगा, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का एल्कोहल में अपघटन यानी कि टूटना किण्वन कहलाता है। ठीक है, इतना आप समझ जाइए। उसके बाद जो ईस्ट का प्रयोग होता है, यानी कि जिसको खमीर भी बोलते हैं, अंग्रेजी शराब, पाव रोटी तथा बिस्कुट उद्योग में किया जाता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है कुछ और फैक्ट दिया गया है कि आखिर अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन कैसे होता है, यानी कि कुछ श्वसन अंग क्या होता है। तो वो जो होता है अमीबा और पैरामीशियम में, शरीर के सतह से विसरण के द्वारा वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। जो केचुआ है, केचुआ अपने त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। ये बहुत सवाल पूछता है, याद रखिएगा। और जो तेलचट्टा है वो शरीर पर छिद्र होते हैं, यानी जिसको रंध्र बोलते हैं, उसके द्वारा करता है। तथा जो मछली है वो गलफड़ा अपना गिल्स के द्वारा सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा
नेक्स्ट चैप्टर 16, इसमें प्रकाश के बारे में बताया गया है। आप लोग सब कुछ जानते हैं प्रकाश को उत्तल लेंस किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं। तो जो इसमें मेन जो फैक्ट है, पॉइंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम बताएंगे। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक। और सेम है, जैसा अवतल दर्पण में बनेगा वैसे ही उत्तल लेंस में बनेगा, और जिस तरह उत्तल दर्पण में बनेगा उस तरह अवतल लेंस में बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। प्रकाश के बारे में उसमें इतना ही दिया गया था। उसके बाद जैसे ही अगला चैप्टर में आइएगा, चैप्टर 17 में, यानी कि लास्ट वन है ये, तो वो उस चैप्टर का नाम है पौधे में जनन। इसमें कुछ दिया गया है, पौधे में जड़, तना, पत्तियां होती है, इन्हें कायिक अंग बोलते हैं। अगला आने वाले चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो ये सब जो नाम है ये सब बहुत काम करेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, कायिक अंग बोलते हैं। तथा जनन जो होते हैं दोस्त, वो दो तरह के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। जैसे कि कलम द्वारा, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, या मूंगा जिसको बोलते हैं, सहजन जिसको बोलते हैं, उसका पौधा हो गया। आप लोग क्या देखते हैं कि बीज से ही उसका एक डंठल यानी कि उसका तना को तोड़कर अगर के आप अपने खेत में या ज़मीन में डाल देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। उसको उस टाइप के हम जनन को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं, जिसमें बीज की ज़रूरत नहीं होती, और जिसमें बीज की ज़रूरत होती है उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। तथा उसमें एक टर्म दिया गया है, मुकुलन किसको बोलते हैं, जो इष्ट का जनन होता है, यानी कि हर समय इसका जनन बहुत जल्दी होता है, उसको हम मुकुलन बोलते हैं। इष्ट का जनन किससे होता है, मुकुलन के द्वारा, याद रखिएगा। जो खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, शैवालों का जनन होता है, उसको खंडन बोलते हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तथा एक और पॉइंट उसमें दिया है दोस्त, क्या पॉइंट है मेरा, मौस तथा फर्न जो पौधे होते हैं, जनन उनमें बीजाणुओं द्वारा होता है। ये सब डायरेक्ट आपको जब आप एमसीक्यूज लगाइए ना, और डायरेक्ट ये आंसर देखने को मिलेगा आपको, उस समय आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर के वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, उसके बाद आगे देखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा, हम लास्ट कक्षा में, कक्षा 6 क्लास में ही पराकर क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, पराकोष क्या होता है, सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, इसीलिए इसमें ये सब कुछ नहीं डिस्कस करूँगा, डायरेक्ट इसका मैं बताऊँगा। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है, याद रखिएगा। तथा जो निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है तथा अंडाशय से फल बनता है। सवाल पूछता है बीज किससे बनता है, तो बीजांड से बनता है, तथा फल किससे बनता है, तो वो बनता है अंडाशय से, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चैप्टर लास्ट में हम पहुंचते हैं, जैसे कि चैप्टर 18 में जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन का ये चैप्टर है। इसमें हमको कुछ देखने को पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर, यानी कि सांस लेने का दर जो होता है सामान्यतः 72 से 80 बार प्रति मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में आदमी 72 से 80 बार जो उसका स्पंदन दर होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मतलब पॉइंट की तरफ, वो क्या है, धमनी जिसको आर्टरीज भी बोलते हैं, हृदय से जो है ऑक्सीजन सहित युक्त, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है शरीर के अन्य सभी भागों में लेकर जाता है। याद रखिएगा, जो ये धमनी होता है, धमनी मेरा हार्ट से लेकर शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाता है, ठीक। और वही जो शिराएँ हैं दोस्त, शिराएँ का क्या काम है, शिराएँ का जो काम है वो काम है रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाने का, और जिसमें ये इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या हम लोग सीखे, जो धमनियाँ होती हैं वो धमनी का क्या काम है, जो हार्ट से ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त होता है शरीर के अन्य भागों की ओर लेकर जाता है। तथा जो वेन्स होते हैं, यानी कि नस जिसको बोलते हैं, शिराएँ जिसको बोलते हैं, ये क्या काम करता है कि बॉडीज़ के अन्य हिस्सों से ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हृदय की ओर लेकर जाता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। तथा रक्त संचरण को परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो वो किए थे विलियम हार्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये सब दिया गया है।
जो स्पंज होता है एवं हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है। रक्त परिसंचरण के लिए तो बॉडी में सबसे पहले ज़रूरत चीज़ है रक्त, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं दोस्त जिसमें रक्त ही नहीं पाया जाता है। तो उनमें कैसे रक्त परिसंचरण होता है? जैसे कि जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है वैसे जीव हैं स्पंज हो गए, हाइड्रा हो गए, इसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। पूछता है वे कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, तो स्पंज और हाइड्रा याद रखिएगा। जो किडनी होता है, मानव किडनी जिसको गुर्दा ही बोलते हैं, ब्रिक भी बोलते हैं, वो एक उत्सर्जन अंग है, सबको जानता है। ठीक है, उसके बाद जो मूत्र होता है यानी कि मानव, उसमें 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है तथा 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक, उसके बाद जो किडनी का काम होता है वो मुख्य कार्य होता है शरीर में पानी एवं नमक का सामान्य मात्रा बनाए रखना। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। उसके बाद एक टर्म आता है डायलिसिस क्या होता है। तो कभी कभी किडनी काम करना बंद कर देता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, यानी तो किडनी से रिलेटेड जो चीज़ होते हैं, जो डॉक्टरी शब्द डायलिसिस यूज किया जाता है वो किडनी से संबंधित है। ठीक है, आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो, अपना फीडबैक जरूर से ज़रूर दें तथा नेक्स्ट जो कक्षा 7 का साइंस है बहुत ही जल्द हम लेकर आपको आएंगे। तथा अगर के आप वीडियो क्लास में नए हैं तो लास्ट क्लास भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो सब होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए तथा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। आज 15 तारीख है, बहुत ही ध्यान से अपना फॉर्म वगैरह भी आप लोग अप्लाई कीजिए तथा आपका सपना बहुत जल्द साकार होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।